क्या आप यकीन कर सकते हो, एक ऐसा इनविजिबल लाइन है जो फिश, लैंड एनिमल्स एंड इवन बर्ड्स के द्वारा क्रॉस नहीं की जाती। ये इनविजिबल बैरियर मलय आर्किपेलागो से होकर गुजरता है, बाली आइलैंड से शुरू होकर सदर्न फिलीपींस के पास खत्म हो जाता है। एनिमल्स जैसे राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स और वुडपेकर्स है जो एशिया के टिपिकल है, लेकिन जब आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जहां कैंगरूज, मॉनिटर लिजर्ड्स, डिंगोज और कोआलास मिलता है। इन आइलैंड्स के बीच जस्ट 35 किलोमीटर डिस्टेंस के बावजूद इनके ऑर्गेनिजम्स के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इसे साइंटिस्ट के द्वारा बायोलॉजिकल बाउंड्री कहा जाता है। वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ वॉलेस लाइन, नेचर की एक ऐसी बाउंड्री जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी पर इतना प्रोफाउंड है कि साइंटिस्ट्स आज भी इसके सीक्रेट्स को अनरेवल करने में लगे हुए हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया की आर्किपेलागोस के भूल भुलैये में। तो चलिए ये वॉलेस लाइन पजल को बहुत ही सरल भाषा में हम समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1850s में, जब एक यंग ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया के जंगल्स में पाया। बट वॉलेस कोई ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं था। एक पुअर बैकग्राउंड से आने के बावजूद उसने अपना हौसला हमेशा अटूट रखा। वॉलेस इंडिपेंडेंटली फंडेड थे। वो अपने जान जोखिम में डालकर रिमोट आइलैंड्स एक्सप्लोर कर रहे थे, ऑल इन परस्यूट ऑफ नॉलेज। उन्होंने 8 साल तक इंडोनेशिया की आइलैंड्स का एक्सप्लोरेशन किया, 1,25,000 स्पेसिमेंस कलेक्ट किया, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, हर चीज को डॉक्यूमेंट किया। लेकिन जैसे जैसे वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते गए, उन्होंने कुछ स्ट्रेंज पैटर्न नोटिस किया। उन्हें रियलाइज हुआ कि बाली, जो सिर्फ 35 किलोमीटर अपार्ट है, वाइल्ड लाइफ सडनली और ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आप एक रूम से दूसरे रूम पे जाए और सडनली एक अलग ही दुनिया में आ जाए। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें हजारों सालों पहले की जर्नी करनी होगी। तब दुनिया बिल्कुल अलग थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक बड़े लैंडमास के थ्रू। फिर आइस एज खत्म हुआ, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, समुद्र का लेवल बढ़ने लगा। जो एक जमाने में इन दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती थी, वो अब एक बड़ा सा वाटर बॉडी बन गया। और जाहिर सी बात है, जानवर तो पानी पे ज्यादा दूर तैर नहीं सकते, तो इन कॉन्टिनेंट्स के जानवर दो अलग अलग हिस्सों में बट गए, कुछ वेस्टर्न आइलैंड्स पे और कुछ ईस्टर्न साइड पे। राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स और वुडपेकर्स वो बाली और मेनलैंड एशिया में रह गए, जबकि कैंगरूज, मॉनिटर लिजर्ड्स, डिंगोज और कोआलास लॉम्बॉक और ऑस्ट्रेलिया में मिलने लगे। ये तो गया एनिमल्स का मिस्ट्री, लेकिन एक और मिस्ट्री थी। वॉलेस ने सोचा, अगर डिस्टेंस सिर्फ 35 किलोमीटर का था तो बर्ड्स ने ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं की? वॉलेस, जो एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वर थे, उन्होंने इसका जवाब बर्ड्स के नेचर में ढूंढा। दुनिया में दो तरह की बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी एंड नॉन माइग्रेटरी। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो बिना किसी रुकावट के बड़े कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करते हैं, और नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स जो अपने जन्मे हुए जगह से दूर नहीं जाते। जैसे आमूर फैल्कन एक ऐसा माइग्रेटरी बर्ड है जो हर साल लगभग 22,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है। रशिया से चाइना होते हुए इंडिया के नागालैंड में स्टॉप लेकर ओशंस क्रॉस करके साउथ अफ्रीका तक पहुंचता है। साइबेरियन क्रेन्स भी एक माइग्रेटरी बर्ड्स का एग्जांपल है। लेकिन इंडोनेशिया के बर्ड्स जो वॉलेस ने स्टडी किए, वो नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स थे। उनके विंग्स सिर्फ छोटी छोटी फ्लाइट्स के लिए बने थे। इसी वजह से वो अपनी छोटी टेरिटरीज से बाहर नहीं जा सके। उनके लिए ये 35 किलोमीटर का खुला समुद्र एक बहुत ही बड़ा टास्क था। चलो, बर्ड्स के मिस्ट्री को तो समझ में आ गया। फिर एक और सवाल आया, तो समुद्र के अंदर रहने वाले क्रीचर्स का क्या? मछलियां तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं ना, क्या उनके लिए ये इनविजिबल लाइन कोई रुकावट थी? लेकिन आज हमें पता है इसका जवाब समुद्र की गहराइयों के नीचे छुपा हुआ है। हमारे पैरों के नीचे धरती कोई एक जगह पे स्टेबल नहीं है। नीचे छुपे मैसिव प्लेट्स हमेशा मूव करते रहते हैं। हजारों सालों पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़कर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। धीरे धीरे ये प्लेट्स मूव करने लगे और लैंड मासेस अलग होने लगे। एक ऐसा ही इवेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नॉर्थ की तरफ लेके गया, जहां उसका टकराव यूरेशियन प्लेट से हुआ। इस टकराव से हिमालयास क्रिएट हुए, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस मैकेनिज्म को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इसी ने इंडोनेशिया के आइलैंड्स को भी शेप दिया। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुए तो वॉल्केनोस फटने लगे और ओशन फ्लोर में डीप ट्रेंचेस बनने लगे। इन्हीं पावरफुल अंडरवाटर फोर्सेस ने इतनी तेज ओशन करंट्स क्रिएट की, इवन मछलियों के लिए उन्हें क्रॉस करना मुश्किल हो गया। सिर्फ डिस्टेंस नहीं, बल्कि इन नेचुरल बैरियर्स का भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से स्पीशीज क्रॉस नहीं कर पाए। और इसी तरह एक इनविजिबल बॉर्डर क्रिएट हो गया, इंसानों के द्वारा नहीं, बल्कि नेचर के द्वारा। वॉलेस इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख नहीं पाए, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशंस आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है। वॉलेस लाइन के बिल्कुल सेंटर में एक आइलैंड है, सुलावेसी, जो अपने आप में एक नेचुरल लेबोरेटरी है। यहाँ पर आप देखेंगे बाबिरूसा,
जो कि एक अजीब सा वाइल्ड पिग है जिसके टस्क उसके स्कल से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ कर्व होते हैं। या फिर एनोआ, दुनिया का सबसे छोटा बफेलो। मॉडर्न डीएनए एनालिसिस ने रिवील किया है कि सुलावेसी एक मिक्सिंग पॉट है, एक ऐसी जगह जहां एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज किसी तरह वॉलेस लाइन को क्रॉस करने में सफल हो गए, ह्यूमन मेड शिप्स या किसी और आर्टिफिशियल तरीके से। और फिर ये स्पीशीज सुलावेसी में आइसोलेट होके कुछ बिल्कुल नए क्रीचर्स में इवॉल्व हो गए। इसका मतलब ये आइलैंड हमें बताता है कि कंप्लीट आइसोलेशन हमेशा नहीं होती। कुछ रेयर इवेंट्स में स्पीशीज किसी तरह इस इनविजिबल बाउंड्री को क्रॉस कर ही लेती है। लेकिन वॉलेस लाइन क्या सिर्फ एनिमल्स को ही अफेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिकली ह्यूमंस भी इससे अफेक्टेड हुए हैं। इंटरेस्टिंगली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि ह्यूमंस ने वॉलेस लाइन क्रॉस की थी अप्रोक्सीमेटली 50,000 इयर्स अगो, जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किए थे। ये जर्नी प्रोबेबली दुनिया की पहली मेजर सी क्रॉसिंग थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एंशिएंट ह्यूमन कल्चर्स भी इसी लाइन के दोनों साइड्स पर अलग अलग डेवलप हुई है। एशियन साइड पर राइस बेस्ड एग्रीकल्चर हिंदू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मिलती है, जबकि ईस्टर्न साइड पर कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस। मॉडर्न जेनेटिक स्टडीज ये प्रूव करती है कि वॉलेस लाइन के वेस्टर्न साइड पर एशियन एंसेस्ट्री डोमिनेंट है, जबकि ईस्टर्न साइड पर मेलानेशियन जीन ज्यादा मिलते हैं। ये डिवाइड सिर्फ एनिमल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इनविजिबल लाइन ह्यूमन हिस्ट्री को भी शेप किया है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे आपको गौर करना है, हम एक क्रिटिकल पॉइंट पर खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज और राइजिंग सी लेवल्स वॉलेस लाइन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सेंचुरी से जो नेचुरल बैरियर थी वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फेड हो रही है। शिप्स, प्लेन्स और ग्लोबल ट्रेड ने एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंचा दिया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इन्वेसिव स्पीशीज दोनों साइड्स क्रॉस कर रही है, जिससे नेटिव इकोसिस्टम्स बर्बाद हो रहे हैं। वॉलेस लाइन एक सिंपल ज्योग्राफिकल बॉर्डर से कहीं ज्यादा है। सोचो, क्या अलग अलग रहना ही डाइवर्सिटी का मेन रीजन है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडियन और चाइनीज क्विजिन। दोनों क्विजिन्स हजारों साल तक अलग अलग डेवलप हुई क्योंकि हिमालय माउंटेन्स ने इन दोनों कल्चर्स को फिजिकली सेपरेट रखा है। इसलिए इन दोनों कल्चर्स में अलग अलग कुकिंग टेक्निक्स, स्पाइसेस और फ्लेवर्स हैं। अगर ये दोनों कल्चर्स शुरू से ही मिक्स होती तो शायद हमें आज इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती। आइसोलेशन ने ही तो क्रिएटिविटी को प्रमोट किया। बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स के साथ भी हुआ वॉलेस लाइन के दोनों साइड्स पर। अब लैंग्वेजेस के बारे में सोचो, वर्ल्ड में 7,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है, तो आखिर इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि कम्युनिटीज फिजिकली अलग अलग रही है। माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस ने लैंग्वेजेस को अलग अलग डेवलप होने दिया। आइसोलेशन क्रिएट्स इनोवेशन, ये लेसन वॉलेस लाइन से मिलती है। टेक्नोलॉजी में भी सेम पैटर्न दिखता है। जापान में रोबोटिक्स डेवलप हुई, सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर, जर्मनी में इंजीनियरिंग। हर रीजन ने अपने यूनिक एनवायरनमेंट में अपने सॉल्यूशंस डेवलप किया। ये आइसोलेशन का पावर है। और इसी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज साइंटिस्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स ही अपने यूनिक सॉल्यूशंस डेवलप करता है, मेडिसिन के लिए, सर्वाइवल के लिए और न्यू अडेप्टेशंस के लिए। वॉलेस ने हमें रियलाइज करवाया कि बाउंड्रीज ब्रेक करना एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन बाउंड्रीज क्रिएट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी के लिए। बिल्कुल वैसे जैसे फैमिली में टुगेदरनेस भी जरूरी है और पर्सनल स्पेस भी। नेचर ने मिलियंस ऑफ इयर्स में ये बैलेंस परफेक्ट किया और शायद हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हमें वॉलेस लाइन को धीरे धीरे मिटने देना चाहिए या इसकी ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।